वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। आज हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर को, जो कि हमने कल मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया था, उसकी फंक्शंस क्लियर कर दिए थे। आज हम इंपॉर्टेंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ड्रकर, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एंड लाइफ चेंजिंग एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। इन इट्स absence the means of production remain merely the means can never be the producer। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। ठीक है, मैनेजमेंट में हम कुछ भी माइनस करेंगे उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा, मतलब नथिंग ही आएगा। सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, अचीविंग प्रीडेटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्स क्या हैं। अगर जो एम्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट को, उसी के अकॉर्डिंग अपने एम्स को अटेनमेंट दे पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैनेजर जो है अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से फ्यूचर इवेंट्स को असेसमेंट करता है, प्लान्स बनाता है, फिर क्रिएट करता है, फिर काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी ग्रांट करता है, फिर एम्प्लॉयज़ और को डायरेक्ट करता है, और फिर उन्हें कंट्रोल करके अपने एम्स को अचीव करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट के पास एक ऐसी पावर होती है जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं उनसे भी हम अपना कुछ बेस्ट सोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट एन बायसन, in use of resources and putting end-to-end users meaningful expenses, it means that all of the available resources of the organization have been lagged with gold, but to profit from the available resources require the proper utilization। क्या कहा उन्होंने, जो गोल्ड है वो तो है, बट जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उनमें से भी हम अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होए, और जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें इनटू रियलिटी विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ओवरकमिंग कंपटीशन, अपने कंपटीशन को ओवरकम कर सकते हैं अपनी एजप्शंस, अपने नेशनल इंटरनेशनल डायमेंशंस को देख के। कंपटीशन एक इंक्रीज होता है जो डे बाय डे है, कोई पता नहीं कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, वो डिपेंड करता है। जो हमारे मॉडर्न प्रोड्यूसर है वो कंपटीशन को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, नॉट ओनली फॉर प्रोड्यूसर, इवन इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल्स के ऊपर भी करते हैं। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है कंपटीशन में, और हमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी गुड्स की निकालनी होती है हमारे प्रोडक्शन करके, और वो और हमें चीपेस्ट रेट पर सेल करने पड़ते हैं। ओनली द एफिशिएंट एंड क्लेवर मैनेजर कैन रियलिटी एंड रेपुटेशन ऑर्गेनाइज। अगर कोई स्मार्ट मैनेजर होगा तो ही वो इस काम को अंजाम दे सकता है। एंश्योरिंग इंटीग्रेशन विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्या मतलब है, जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है, मतलब मैनेजमेंट इज नॉट ओनली वेरियस इंटरनल फैक्शन, इवन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी मैनेजमेंट और अपने प्लान्स मेड करने चाहिए। अगर हम प्लान्स नहीं बनाते तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारे क्या क्या वो होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग स्मूथ एंड रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। हमें ये भी साथ साथ ध्यान रखना है जो हमारे लार्ज स्केल बिजनेस है वो भी चले, हमारा मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, ये सारा टाइम टू टाइम चले, और हम अपने कंट्रोल मैनर से अपना एफिशिएंट पर अमाउंट निकाल सकें। अगर हमारे पास एक एफिशिएंट मैनर नहीं होगा तो हमारा बिजनेस कभी भी स्मूथ रनिंग से नहीं चलेगा, ना ही लार्ज स्केल पर पॉसिबल होगा। मेंटेनिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या मतलब है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेस देता है। क्यों देता है, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच, वो एक डिफाइन करता है एक क्वालिटी होती है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस की, जहाँ पे राइट और ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, और साथ ही साथ उसको इंजॉय भी किया जाता है, और जो जब वर्क का एटमोसफेयर होता है वो क्लीन एंड हेल्दी होता है, एक टीम स्पिरिट होती है, सब पे ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी है, तो वहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है। एस्टेब्लिशिंग गुड लेबर ओनर रिलेशनशिप, जो हमारे लेबर और ओनर का रिलेशनशिप है वो भी एक अच्छा होना चाहिए, ताकि जो हमारी लेबर और कैपिटल है, जो ये दो मेन फैक्टर है हमारे रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के, इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी रियलिटी को लाएं, और इनके बीच में हमारा एक अच्छा
अच्छा स्वीट रिलेशन होना चाहिए जिससे हम अपनी इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी रियलाइज करा सकते हैं कि हमारे पास विदाउट एफिशिएंसी एंड विदाउट एफिशिएंसी द मोर लेबर कांट बी एक्सपेंसेस, मतलब हम अपने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्हें भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ताकि वो साथ साथ हमें ये हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उनके थ्रू कि हमारे कंपटीशन कितने वास्ट है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या सेल्स लेबर चल रही है, कितना मनी चल रहा है, कितनी प्रोडक्शन चल रही है, इसके अकॉर्डिंग। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ हमारा ये मोटिव भी होना चाहिए कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल करें, जो हमारे कस्टमर है वो हमसे सेटिस्फाइड भी हो और हमसे ही हमारी गुडविल इंक्रीज हो। एमिंग एट इंक्रीज प्रॉफिट, हमारा क्या मतलब है कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमारी सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो, हमारी कॉस्ट कम लगे, हमारा कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम अपने रिडक्शन को इफेक्ट ना होने दें। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए, मशीनरीज होनी चाहिए और हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए जिसके साथ हमारा डे हर ईयर, हर मंथली, हर वीकली, हर डे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होती है, टूल किट में देखिए, इट्स रेफर टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एसेंबली अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन एक याद कर लेना। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, करेक्टरिस्टिक्स से पहले एक बात कहूंगी कि विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी किसी काम को करने की, अगर पेशेंस लेवल ही नहीं होगा तो हम काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, जो कोऑर्डिनेशन है वो ग्रुप एफर्ट्स को इंक्रीज करती है, मतलब सहारा देती है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूटिलिटी ऑफ एक्शंस, जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे एक्शंस को, यूटिलिटी को इंक्रीज करती है और हमारी यूटिलिटीज़ को क्रिएट भी करती है साथ ही साथ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करने में हेल्प करती है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हम उसे छोड़ नहीं सकते। ये नहीं है कि हमने आज एक स्टेप फॉलो कर लिया कल हमें करना, नहीं, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आपको एवरी सेकंड कोऑर्डिनेशन पर काम करना होगा। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, जो कोऑर्डिनेशन है वो हम हर किसी भी फंक्शन पे परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो घर से रिलेटेड काम हो या फिर बाइक से लाइक परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड सो एक्सेट्रा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे, वो कोऑर्डिनेट करते रहे अपने सुपीरियर से भी और अपने सबॉर्डिनेट से भी। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन बिकॉज, क्योंकि हमें इसको खुद सेल्फ करना पड़ता है, ये खुद का मतलब इट इज़ अ खुद का एफर्ट है, स्टेप ये पैदा नहीं करना पड़ता, खुद के अंदर होना चाहिए। अगर हम डेलिब्रेट हैं उस काम को करने के लिए तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर्स टू। अगर आपके साथ उसके साथ नहीं बन रही सामने वाले से तो बनाने की कोशिश करो, बैठ के सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपने चीज़ सुनी ही होगी कि एक एसेंस है, क्यों है। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। देखिए, जब तक हम फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, सेंटर ही नहीं होगा फोकस का कि मैनेजर क्या सोचे। अगर प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हमारी वेरियस जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो परफॉर्म ही नहीं होंगे। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, जब तक हम अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे कोऑर्डिनेट करने में कि वेरियस डिपार्टमेंट्स नहीं बनाएंगे और वर्किंग पीपल नहीं लेंगे इन सेम डिपार्टमेंट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगी ही नहीं। स्टाफिंग के साथ कैसे है, जब तक हम अपना कोऑर्डिनेट नहीं लगाएंगे, हम हर एक पर्टिकुलर पर्सन को राइट प्लेस पे नहीं रखेंगे, पोजीशंस नहीं देंगे, उनकी कैपेबिलिटी की, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं देंगे, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन पैदा ही नहीं होगी। डायरेक्टिंग, जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज नहीं करेंगे, लीड नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कुछ पता ही नहीं लगेगा। हमारा काम है ना, मैनेजर का काम है ये सब करना, उन्हें सुपरवाइज करना, उन्हें काम के बारे में बताना, उन्हें समझाना, उन्हें ट्रेन करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, जिस दिन कंट्रोल हो गया, सब रिजल्ट हो गए हमारे, हमको फिर देखना है कि हमारे रिसोर्सेज कितने अचीव थे, कितने अवेलेबल थे और हमने कितना अचीव कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव एंड अवर ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उन सब में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखिए, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंस प्रोसेस। देखिए, जो हमारा साइज ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा हुआ तो हमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बना के रखनी पड़ेगी डे बाय डे, अगर छोटा है तो हम एक आधे दिन ना भी करें तो कोई चलता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, हमारे हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंटली कोऑर्डिनेशन बनता है। स्पेशलाइजेशन क्या है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशलाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है, हमारा टोटल वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, ये डिपेंड करता है जो भी डिफरेंट प्रोसेस है हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके अकॉर्डिंग हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो आज हम इसके साथ चैप्टर 3 भी कर लेते हैं ताकि वो भी हमारा कंप्लीट हो, बहुत छोटा ही चैप्टर है। मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3, मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन कैसे है। देखिए मैनेजमेंट साइंस क्यों है, इट इज़ टू साइंस क्यों, इट्स रेफर टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। देखिए जो हमारा मीनिंग ऑफ साइंस है वो क्या है, साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन एंड द नॉलेज इज पॉसिबल। अगर पर्सन ने कुछ स्टडी करी है इंजीनियरिंग की तो उसके पास पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, ठीक है। तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। उसको अगर हम मैनेजमेंट के ऊपर करें, देखिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमारी मैनेजमेंट है वो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिकॉज विदाउट थ्योरी, विदाउट प्रिंसिपल, विदाउट मैनेजमेंट एक्सपर्ट वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। मैनेजमेंट भी बेफालतू ही है फिर तब। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो हमारे डेवलपमेंट होगी मैनेजमेंट की वो एवरी ईयर होगी, और उसी के बेसिस पे फैक्ट्स और फिगर्स पे जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे, और तभी हम अपने बिजनेस को, जो हमारी कॉन्टिन्यूज एंड लेबर है, उन्हें कर पाएंगे। यूनिवर्सिकल वैलिडिटी क्या है, जो मैनेजमेंट जो साइंस है वो हर जगह है, बेस्ड ट्रुथ और प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, टाइम के ऊपर। यूनिवर्सिकल एप्लीकेबल, मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, क्योंकि मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ साइंस बट एप्लीकेशन आर यील्ड डिजायर रिजल्ट ऑलवेज। क्योंकि जो भी हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, स्टार्टिंग में प्लानिंग करते हैं, फिर वो हम एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सली एप्लीकेबल करते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है, इट्स रेफर टू द प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। हमारे पास एक आर्ट, एक क्रिएटिविटी, एक हमारे पास थॉट्स, आइडियाज होने चाहिए हमारी मैनेजमेंट को क्रिएटिव बनाने के लिए। देखिए इसके करेक्टरिस्टिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज, आर्ट है जो बेस्ड है किसके ऊपर है, थियोरटिकल नॉलेज के ऊपर। और सेम जो हमें क्या है, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें अपने पर्टिकुलर वर्क को कैसे करना है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कैसे है, जो हमारी थियोरटिकल नॉलेज है वो हमें कई बार बता देते हैं कि डिग्रीज अमंग जैसे 2 टीचर्स 2 प्लेयर, मैनेजमेंट इज प्रोसेस देस विच आर्ट 2, क्योंकि हमारे पास जो मैनेजर है वो उसके प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं कि कितना उसके पास लेवल है, कितनी नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारे प्लान होते हैं वही बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट निकलता है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एग्जैक्टली मैनेजमेंट के पास ये फीचर भी है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक हमारे पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होगी, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं होगा, तब तक हम उस फील्ड में काम ही नहीं कर सकते। हमारे पास फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए उस काम को कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करने की, और साथ ही साथ अपने फुल डेवलप्ड मैनेजर के पास इतना होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग, कोई भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सके, उस सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, और बट उसके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए उस चेंज को आउटवर्डली और इनवर्डली, मतलब अपनी विल से, अपनी खुशी से चेंज करे, कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस भी है, देखिए कैसे है। प्रोफेशन क्या होता है आपको पता ही है, इट्स रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्ट बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड इंजीनियर। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जब तक आपके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी आपका वो प्रोफेशन नहीं कहला जाएगा। एग्जैक्टली जब तक मैनेजमेंट के आपको प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट नहीं होगा आप मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बिकॉज क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कांट बी एक्सेप्ट एज ए प्रोफेशन, क्योंकि वो एक मतलब एक बिजनेस है, ठीक है।
प्रोफेशन एसोसिएशन, आपको डेली काम करना पड़ेगा, आपके पास कोई आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट होना चाहिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि मैनेजमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट एल इज ऑल ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि वहाँ पे डिग्रीज दिखानी पड़ती है, पर मैनेजमेंट को ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस मोटिव, यस, मैनेजमेंट की ये हो सकता है कि उनकी सर्विस भी उन्हें साथ साथ प्रोवाइड करनी चाहिए अपने कस्टमर्स को, ताकि उनका प्रॉफिट अर्निंग का ना हो, सोशल वेलफेयर का भी हो। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी खत्म होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर के साथ।